नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष ज्ञान केंद्र के ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में। मित्रों, कल आपने देखा काल सर्प दोष किन स्थितियों के अंदर होता है और किन स्थितियों में होता ही नहीं है, जिसके नाम से लोगों को डराया जाता है। आज उसी का एक और क्रम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे लोग जानते तक नहीं है। बहुत साधारण सी गतिविधि के अंदर राहु और केतु के बंधन युक्त योग के अंदर कोई भी ग्रह की अवस्था आई। यहां पर राहु है 1 2 3 4 5 6। मैंने कल आपको बताया राहु इन 6 ग्रहों के अंदर लग्न से लेकर 1 2 3 4 5 6 यहां तक अगर राहु हो, इनके सारे ग्रह इस तरफ हो या फिर सारे ग्रह इस तरफ हो, तो यहां पर काल सर्प योग का योग बनता है और बहुत ही सामान्य गतिविधि है जो हमेशा व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करती है। राहु केतु यदि अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे तो ही व्यक्ति को परेशानी देखने को मिलती है, वो भी किस अवस्था में, जब वो अपनी शत्रु राशि में होगा। अगर मित्र राशि में है और जिस राशि में वो विराजमान है उस राशि का स्वामी यदि किसी अच्छे स्थान पर बना रहा, मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, यदि राहु देव, इसी लग्न की कुंडली की बात कर लेते हैं, यदि राहु देव उच्चस्थ होकर दूसरे घर में बैठे हों तो वृष राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं और शुक्र इस कुंडली में अच्छे प्लेस्ड रहे तो राहु अपनी दशांतर दशा में व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ लाभ देते हैं। ऐसी अवस्था में काल सर्प योग का बुरा प्रभाव व्यक्ति को देखने को मिलेगा ही नहीं। यही आपको समझाया था, आपको अच्छे से समझ आया होगा। काल सर्प सिर्फ पैसे हड़पने की एक विद्या है, इसके सिवा और कुछ नहीं। आज उसी का एक और दूसरा क्रम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे लोग जानते तक नहीं हैं, सिर्फ इतना देखते हैं राहु और केतु के मध्य भाग में। इन 12 घरों में कहीं पर भी हो, राहु यहां हो सकते हैं, केतु यहां हो सकते हैं, या तो उस तरफ सारे ग्रह चले जाएं या इस तरफ सारे ग्रह चले जाएं। राहु केतु इस तरफ होते हैं तो या तो इस तरफ या इस तरफ, इस स्थान से इस स्थान से इस तरफ या इस तरफ। इस प्रकार के प्रयोजन के अंदर राहु और केतु के काल सर्प योग की स्थिति आपके सामने प्रदर्शित की जाती है, जिससे आपको डराया जाता है, भयभीत किया जाता है और आपसे पैसे की ठगी होती है। इसके सिवा काल सर्प योग होता ही नहीं है। यहां आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये लोग इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को भयभीत करने के लिए काल सर्प नाम योग का एक नाम है, वो ही काफी होता है। जबकि केतु और राहु, कल आपने देखा इस स्थान पर राहु बने हुए थे और केतु सामने बने हुए थे। इस तरफ या इस तरफ अगर कोई भी ग्रह की युति बनती है, 7 ग्रह जो बचे हैं वो एक तरफ आ जाते हैं तो काल सर्प योग का योग बनता है। किंतु आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसे आप समझ लीजिए, इन फ्यूचर में किसी भी पंडित जी को कुंडली दिखाते हैं और वो यदि आपको कहते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ है, तो उनको बताकर जरूर आइएगा कि महाराज मेरी कुंडली में काल सर्प योग नहीं बना हुआ है, काल मृता योग बना हुआ है। केतु से राहु के मध्य सारे ग्रह एक तरफ आ जाए, 12 खानों में कहीं पर भी हो सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, ये सदैव एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। यहां राहु, यहां केतु होगा तो इस स्थान पर राहु होगा, इस स्थान पर केतु होगा तो इस स्थान पर हर अपने घर से 7वें घर को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, जहां पर भी बैठेंगे वहां से 7वें घर में बैठते हैं। या तो सारे ग्रह उस तरफ बन जाए या सारे ग्रह इस तरफ बन जाए। ये होता है काल मृता योग, ना कि काल सर्प योग। इसे समझिएगा। जिस प्रकार कल राहु जहां बैठते हैं वहां से 1 2 3 4 5 6वें घर तक काल सर्प योग का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से केतु देव लग्न से लेकर इन 6वें घरों तक अगर राहु ऊपर पहले होते हैं और केतु बाद में अवस्था में आते हैं तो बनता है काल मृता योग। इसे भी शास्त्रों के अंदर बहुत ही सामान्य गतिविधि का योग बताया गया है। कोई डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब बीमारी बनती है तो उसका इलाज भी बनता है। इसे बहुत सामान्य तरीके से आपको समझाऊंगा किस किस तरीके से ये कैंसिलेशन योग में आते हैं, किन स्थानों के ऊपर राहु केतु के, माफ कीजिएगा, केतु और राहु का कालमृता योग बनता है तो व्यक्ति को थोड़ी बहुत परेशानियां देखने को मिल सकती है। पहली अवस्था में उदाहरण स्वरूप हम मान लेते हैं
केतु लग्न में विराजमान है, राहु सामने विराजमान है। 6 ग्रह यदि इस तरफ होते हैं, एक भी ग्रह यदि बाहर निकल गया तो ये कालमृता योग समाप्त हो जाएगा। इसका कोई बुरा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता। दूसरी अवस्था के अंदर यदि 7 ग्रह इस तरफ भी बने हुए हैं या इस तरफ भी बने हुए हैं तो भी समझिएगा सदैव आपको ना केतु ना राहु परेशान करेंगे। जब भी अपनी दशांतर दशा में आते हैं तभी व्यक्ति को परेशानी देखने को मिलती है, और परेशानी कितनी देखने को मिल सकती है उसे भी आप राहु केतु की डिग्री से चेक करते सकते हैं। यदि राहु केतु 0, 1, 2, 3 डिग्री, 28, 29, 30 डिग्री में बने रहे तो आप सभी लोगों को मैंने बताया हुआ है 0, 1, 2, 3 डिग्री में बाल्य अवस्था होती है, 28, 29, 30 डिग्री में ग्रह मृत अवस्था में चला जाता है और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं दे पाता। आपने अच्छे से समझा था। तो पहला कैंसिलेशन योग हुआ, इन ग्रहों के बाहर कोई एक भी ग्रह चल गया जिसे लोग कहते हैं कि आंशिक काल सर्प योग है, आंशिक कालमृता योग है। अब लोग ये भी कहने लगेंगे इस वीडियो को देखने के पश्चात कि आपकी कुंडली में आंशिक कालमृता योग है। ऐसा नहीं होता। एक भी ग्रह यदि बाहर चला गया तो यह योग कैंसिलेशन में चला जाता है। राहु और केतु में डिग्री वाइज यदि बलाबल नहीं है तो ये योग माना ही नहीं जाता। और साथ में एक और विशेष अवस्था आपको ध्यान रखनी है, केतु से राहु के बंधन में अगर ग्रह बना हुआ है तो यहां आपको चेक ये करना होगा राहु और केतु का प्लेसमेंट कैसा है। आपने मैत्रीकरण चार्ट भी पढ़ लिया है, आपने ग्रहों की डिग्री भी पढ़ ली है। केतु यदि लग्न में ही आकर, मान लीजिए मेष लग्न का किसी व्यक्ति की कुंडली बनी हुई है, केतु लग्न में ही विराजमान है, इस स्थान पर अपनी दशा अंतर दशा में व्यक्ति को अच्छे लाभ नहीं देंगे, वो तो वैसे भी नहीं देंगे। यहां समझने की बात यह है, जब शत्रु राशि के अंदर केतु देव बैठे हुए हैं तो लग्न के अंदर अच्छा लाभ नहीं देंगे, क्योंकि ये इनकी शत्रु राशि है और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। ऐसे में केतु इस स्थान पर अच्छा लाभ नहीं देंगे। यही केतु देव यदि दूसरे घर में चले गए तो नीच के हो जाएंगे। वृष राशि में केतु देव नीच के होते हैं, मिथुन राशि में भी केतु देव नीच के होते हैं, तो कभी अच्छा लाभ नहीं देते। आप सभी लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में नीच का ग्रह तो राहु केतु ही नहीं, यदि देवगुरु बृहस्पति सूर्य मंगल कोई भी ग्रह होगा तो कभी अच्छा लाभ नहीं दे पाएगा। तो यहाँ कोई ऐसी विशेष गणना बन ही नहीं रही है जिससे आपको डराया जाए, भयभीत कराया जाए और आपसे पैसों की ठगी की जाए। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, राहु केतु को समझने का सबसे सर्वाधिक योग है। इनका खुद का कोई अस्तित्व, खुद का कोई घर कुंडली में नहीं होता। ये जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके अनुसार ही कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी स्थान पर यदि उच्च के सूर्य भी केतु के साथ आकर बैठ जाए, ग्रहण योग की स्थिति तो बन जाएगी, किंतु यदि केतु अस्त हो गए, सूर्य की रश्मियों से यदि केतु अस्त हो गए, ये कालमृता योग बनेगा ही नहीं। जब योग ही नहीं बन रहा, उसको दोष में परिवर्तित क्यों किया जा रहा है? जब वो अच्छा और बुरा फल देने की स्थिति के अंदर कैपेबल ही नहीं है, तो फिर क्यों उसके नाम से पैसों की ठगी की जा रही है? ये एक सिर्फ और सिर्फ अपनी लोगों के मन में गलत भावना, गलत भय उत्पन्न कर डराकर लोगों से पैसे हड़पने का एकमात्र योग बना हुआ है। इसके सिवा और कुछ नहीं है। बहुत साधारण तरीके से यदि आपकी कुंडली में कालमृता योग भी बन रहा हो, फिर से याद दिला रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आपको काल सर्प योग का योग बताता है तो कल का वीडियो मैंने आपको बताया, उससे अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और कालमृता योग जो मैं आपको बता रहा हूं, यह आपने सुना नहीं होगा, बहुत सूक्ष्म मात्र लोग जानते हैं इसके बारे में। और इसे यदि आपने पढ़ लिया तो ये भी 1 से लेकर 6 तक के अंदर यदि केतु पहले रहा तो ही बनता है, और उसकी कैंसिलेशन भी मैंने आपको बताई है। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर यदि आपको भविष्य में कहता है कि आपके काल सर्प योग है तो उन्हें अवश्य बताइएगा कि काल सर्प योग नहीं है, कालमृता योग है, और बहुत साधारण योग इसे माना गया है। कोई डराने धमकाने वाला ये योग नहीं है। बहुत साधारण तरीके से अगर ऐसा योग बनता है, भगवान शिव की आराधना करना बहुत अच्छा है, भगवान गणपति की आराधना करना बहुत अच्छा है। ओम केतवे नमः, ओम रांग राहवे नमः का यदि आप जाप करते हैं, ये आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ लाभ देता हुआ पाया जाता है। रास्ते के जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो रास्ते में घूमते रहते हैं, उनको यदि जब भी केतु की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चले और वहां आपको कुछ कार्यों में रुकावटों की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, रास्ते के कुत्तों को चाहे एक रोटी रोजाना डालना चालू करें,
चाहे 2-2 रुपए के जो बिस्किट के पैकेट आते हैं, ये लेकर हर दिन एक बिस्किट का पैकेट डालना चालू कीजिए। देखिए किस प्रकार आपके कार्यों से जुड़ी समस्याएं अपने आप से समाप्त होने लगेगी। बहुत साधारण से प्रयोजन है जिसको कोई व्यक्ति बताना नहीं चाहता, क्योंकि जब बता देगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी। ये सबसे प्रमुख योग बना हुआ है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं होती, समझने की आवश्यकता है कि कुंडलियां जो है, ग्रह योग जो हैं, वो 5-10 रुपए की रेमेडी कर भी किए जा सकते हैं। लाखों हजारों रुपए की पूजा कर ही यदि ग्रह शांत होते तो हर व्यक्ति के लिए संभवत नहीं है। फिर एक गरीब व्यक्ति सदैव जीवन में यही सोचता हुआ मर जाएगा कि मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरी पूजा करवा लेता, और जब पूजा हो जाती तो मेरे जीवन में बहुत श्रेष्ठ मुकाम प्राप्त हो जाता। कहीं नहीं लिखा है कि भगवान को आप 25-50 हजार रुपए की पूजा करवाओगे तो आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। अगर आपका चंद्रमा खराब है, एक मुट्ठी चीनी रोजाना आप चींटियों को डालना चालू कर दो। रोजाना भी संभवत ना हो तो आप सिर्फ सोमवार के दिन एक मुट्ठी चीनी डाल दी, कभी एक मुट्ठी चावल डाल दिया, कभी एक मुट्ठी आटा डाल दिया, बहुत अच्छे योग देखने को मिलते हैं। मंगलवार के दिन अगर आपका मंगल परेशान कर रहा है आपकी कुंडली में, बहुत साधारण सी तरीके से 125 ग्राम मसूर की दाल लेकर आप हनुमान के मंदिर में चढ़ाना चालू करो। हनुमान जी को दीपक प्रज्वलित कर दो। ये भी नहीं कर सकते तो हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो। बड़े अच्छे लाभ व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। राहु केतु खराब हो, एक मुट्ठी काला तिल शनिवार या रविवार के दिन चींटियों को डालना चालू कर दो। बड़े अच्छे लाभ के योग बनकर आते हैं। ये 25-50 हजार लाख रुपए की पूजाएं कर ही ग्रह शांत होते तो ऐसा संभव नहीं है। आप सभी लोग समझदार हैं, ये सिर्फ दुकानें चलाई जा रही है। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों को समस्या भी होगी कि आप कर क्या रहे हैं, किंतु मैं आपके सामने सत्यता प्रदर्शित कर रहा हूं और यही मेरा उद्देश्य बना हुआ है, आगे भी करता रहूंगा। कल फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।